हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज यूपी पीसीएल TG2 क्वेश्चन दोस्तों आपका यह क्वेश्चन दिष्ट धारा मोटर से है। आपका यह क्वेश्चन दोस्तों दिष्ट धारा मोटर से है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीसी मोटर। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन है। आप दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन, दिष्ट धारा मशीनें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। दिष्ट धारा मशीनें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दिष्ट धारा मशीनें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अब पहला क्या है, वह एक जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, पहले प्रकार की मशीनें जनित्र कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं डीसी जनित्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीसी जनरेटर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डीसी जनरेटर से मैं पिछला वीडियो हमारे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। उससे मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और यहाँ पर देखिए, और दूसरे प्रकार की मशीनें मोटर कहलाती हैं। देखिए दूसरा जो दिष्ट धारा मशीनें हैं, उसका दूसरा जो है क्या है, दिष्ट धारा मशीनें मोटर कहलाती हैं। ये मोटर को दिष्ट धारा कह रहा है दोस्तों। डीसी मोटर्स अत्यंत महत्व की मोटर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अतः इसका विस्तृत अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आपका आगे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है बहुत सारे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। अब यहाँ पर परिचय दिया है दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, जब मैं ध्यान से कहता हूँ क्योंकि आप जब इसे समझ जाएंगे तो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं या एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप तुरंत उसे कर पाएंगे। परिचय क्या है कि फ्लेमिंग का बायां हस्त कैसे काम करता है। परिचय क्या है कि फ्लेमिंग का बायां हस्त कैसे काम करता है। बायां हस्त कैसे काम करता है, यहाँ पर फिगर भी दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और इसके बारे में बता भी रखा है। फोर फिंगर क्या दर्शाता है, फ्लक्स और फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है, करंट और EMF, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे इंग्लिश का EMF जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और थंब क्या है, मोशन। थंब क्या दर्शाता है, मोशन। यहाँ पर फिगर में दिया है। यफ बल की दिशा दर्शा रहा है। और ये बी का जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रहा है। और ये जो फिंगर है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये धारा की दिशा बता रहा है। आप आगे देख सकते हैं दोस्तों। और क्या है, बैक EMF दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। इसलिए मैं आपके नॉलेज के लिए, जिसे आपको नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे लाया हूँ। बैक EMF देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से। बैक EMF डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूर्णन प्रारंभ करता है। डीसी मोटर का आर्मेचर इसका है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूर्णन प्रारंभ करता है, वह फील्ड पोल्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने लगता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार आर्मेचर चालकों में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा आपका दोस्तों फिगर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसका क्या बता रहा है, बाएं हस्त नियम में जो अंगूठा है वो मोशन दिखा रहा है, गति कर रहा है। और ये फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है, और ये करंट मतलब धारा दर्शा रहा है। अब आगे क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपका। हाँ, वही पार्ट है दोस्तों। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आर्मेचर, जिसे V होता है, उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल आर्मेचर। मैं आर्मेचर से भी वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ उसमें। पर आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः यह विरोधी। ठीक, विद्युत वाहक बल यहाँ बैक EMF कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस प्रतीक EB है। ठीक, इस विद्युत वाहक बल का मान जनित्रों के लिए प्रयोग की गई है, जिसे इसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में दोस्तों। विद्युत वाहक बल समीकरण से ही ज्ञात किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। EB = 5 × Z × N बाई 60 गुणे और P/A। आपका आगे है दोस्तों, बैक EMF वोल्ट्स में। EB क्या प्रदर्शित करता है, बैक EMF वोल्ट्स में। और फाई क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पर दोस्तों, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स वाइबर में। और Z आर्मेचर चालकों की संख्या है, और N आर्मेचर की घूर्णन गति में है, और P पोल्स की संख्या है। A आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या है। अब आगे देखिए दोस्तों, टिप्पणी में क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन या ये लाता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, सॉरी दोस्तों आपके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है वेव बाउंड आर्मेचर के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेव बाउंड आर्मेचर के लिए A = 2 होता है। ठीक, हाँ होता है। तथा लैब, ये वेव बाउंड है और ये लैब बाउंड है। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है इससे दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बाउंड आर्मेचर के लिए मैं आगे क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब फिर से देखिए दोस्तों, लैप बाउंड आर्मेचर के लिए A इक्वल टू P होता है। आरपीएम का अर्थ है जो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, चक्र प्रति मिनट। आरपीएम का यहाँ पर देखिए पूरा एकदम दर्शा दिया गया है। इसका क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट्स होता है। और टिप्पणी में दूसरा देखिए क्या है, बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। देखिए दोस्तों, वही चीज़ अब आगे बैक ईएमएफ के लिए बता दिया गया है, और पीछे आप उसे ध्यान दिए होंगे तो आप यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। और तीसरा है, आप बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं दोस्तों। आगे है आपका दोस्तों, हाँ चौथा है यहाँ पर, बैक ईएमएफ को मान सदैव आर्मेचर पर आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होता है, अन्यथा आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो सकेगी और मोटर रुक जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार आरोपित विद्युत वाहक बल तथा बैक ईएमएफ में निम्न संबंध होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो ये लिखा गया है दोस्तों, ये संबंध ये भी पूछ लेता है, EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, EB इक्वल टू क्या होता है, बैक ईएमएफ वोल्ट्स में, V क्या है, आरोपित विद्युत वाहक बल वोल्ट्स में, IA क्या है, आर्मेचर धारा एम्पियर्स में, और RA क्या है, आर्मेचर प्रति ओम में। आपका आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है दोस्तों, डीसी मोटर का वर्गीकरण। यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है डीसी मोटर का वर्गीकरण दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। अब डीसी मोटर का वर्गीकरण में क्या क्या है, इसमें 3 दिया है, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें कंपाउंड मोटर पुनः निम्न 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की होती हैं, एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और कम्युलेटिव का जो है दो भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग है लॉन्ग शंट तथा बी शॉर्ट शंट, ये 2 हो गए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ये 2 हो गए, लॉन्ग शंट तथा बी शॉर्ट शंट। और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है, हाँ डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण। अब उसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें बताया गया है कि डीसी मोटर का गति नियंत्रण कैसे करेंगे। डीसी मोटर में आर्मेचर का फील्ड वाइंडिंग ठीक श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, अतः इस प्रकार की मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। अब नियंत्रित करने के लिए इतने सारे जो हैं इसका प्रयोग किया जाता है, इसी से आपका जो डीसी मोटर है इसका नियंत्रण हो सकेगा। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, और दूसरा है फील्ड डाइवर्टर विधि, तीसरा सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, चौथा क्या है, फील्ड टैपिंग विधि, और तथा 5वां सीरीज पैरेलल विधि। इससे आपका डीसी मोटर का गति नियंत्रण हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आगे देखिए, डीसी मोटर में छतियाँ क्या क्या हैं। डीसी जनित्रों, देखिए जो जनित्र होते हैं उसे जनरेटर्स कहते हैं, और डीसी जनित्रों के समान ही डीसी मोटर्स में भी छतियाँ होती हैं, जिनके कारण मोटर को प्रदान की गई कुल वैद्युतिक शक्ति यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित नहीं हो पाती और उसका काफ़ी अंश ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ये छतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे दोस्तों, किस लिए होता है ये छतियाँ, क्या कारण होता है इसमें। पहला आपका है ताम्र छतियाँ, और दूसरा है लौह छतियाँ, तथा तीसरा यांत्रिक छतियाँ। ये 3 हैं छतियों के कारण। क्या है, डीसी मोटर में छतियाँ, ये तीनों कारण हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाए तो क्या करेंगे आप। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाए तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, यदि किसी कारणवश चालू अवस्था में किसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो कम्यूलेटर पर अत्यधिक स्पार्किंग होने लगेगी, जिससे कम्यूलेटर सेगमेंट्स खराब हो जाएगा, गड्ढे पड़ जाएंगे और कुछ ही मिनटों में मोटर रुक जाएगी। इसी समय फील्ड वाइंडिंग में उच्च मान वाला विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ, अभी बैक ईएमएफ के बारे में जो बताया, इसी के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैं अभी हाल ही बताता हूँ। कम्यूटेटर सेगमेंट ख़राब हो जाएगा और कोष्ठक में गड्ढे पड़ जाएंगे और कोष्ठक बंद, और कुछ ही मिनटों में मोटर रुक जाएगी। इसी समय फील्ड वाइंडिंग में उच्च मान वाला विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ, यही तो है दोस्तों, यही तो मेन पॉइंट है। इसी समय फील्ड वाइंडिंग में उच्च मान वाला विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ पैदा होगा, जिससे फील्ड पोल्स अवशिष्ट चुंबकत्व की ध्रुवता परिवर्तित हो जाएगी। फलतः मोटर को दोबारा चालू करने पर वह विपरीत दिशा में घूमने लगेगी।
आप समझ गए दोस्तों। और आप आगे देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन में। हाँ, इसका निवारण कैसे करेंगे। निवारण, इस दोस्त को पैदा न होने देने, सॉरी दोस्तों ये दोस्त नहीं है, यहाँ पर दोस्त है, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्त को पैदा न होने देने के लिए फील्ड बाइंडिंग का संयोजन मजबूती से करना चाहिए। दोस्त पैदा हो जाने के बाद मोटर की समुचित मरम्मत करने के बाद ही उसे दोबारा चलाएं। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।